तो हम समझने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी, ये सबसे अहम जो इसमें पार्ट प्ले करता है वो प्ले करता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब ये है कि इसकी सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने की ज़रूरत क्या थी। सबसे पहले क्या था कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा करप्शन कर रहे थे, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल की करप्शन कर रहे थे। और सारे का सारा जो पैसा था वो कंपनी के सर्वेंट्स जो थे वो खा जा रहे थे। अब जब कंपनी के सर्वेंट्स जो हैं वो पैसा खाए जाएंगे खाए जाएंगे खाए जाएंगे, तो कंपनी को जो है वो रेवेन्यू कम मिलेगा। इस चक्कर में क्या हुआ कि कंपनी को क्या हो गया, फंड्स की कमी हो गई। अब जब कंपनी को फंड्स की कमी हो गई तो कंपनी को ने फिर डिमांड की, किस चीज़ की, फंड्स की। कहाँ से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। मतलब कंपनी के सर्वेंट्स अमीर होते गए मगर कंपनी जो है वो बैंक करप्ट होने लगी। और बैंक करप्ट जब होने लगी वो अपने मंसूबों पे आगे काम नहीं कर पा रही थी, अपनी एक्सपेंशन अपने, उसके बाद जो वार्स वगैरह वो करती थी, तो उसने लोन मांगा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि लोन तो चलो हम आपको दे देंगे मगर एक कंडीशन पे देंगे कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से चलेगी। तो जब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से चलेगी, तो फिर उन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर कुछ तब्दीलियां लाई और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया। इसमें क्या है कि वो जो कोर्ट ऑफ प्रॉपराइटर्स थे, पहले क्या था कि कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास 500 पाउंड्स के शेयर होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो बन जाता था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। अब क्या उन्होंने कह दिया कि अब 1000 पाउंड्स के शेयर आपके पास होंगे तो तब आप बनेंगे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। अब क्या है, ये जो प्रोपराइटर्स होते हैं यही जो हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो चुनते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स बनते हैं, फिर वो आगे चुनते हैं किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो अब हम देखते हैं कि इस जो एक्ट था इसमें क्या क्या तब्दीलियां इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाई। सबसे पहले जो गवर्नर जो बंगाल का था उसको डेजिग्नेशन दे दी गई गवर्नर जनरल की। अब वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक तो उसकी डेजिग्नेशन चेंज हो गई। दूसरा क्या कि जो मद्रास और बम्बे के जो गवर्नर्स थे इनको उसके सुबॉर्डिनेट कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था ये उन दोनों के ऊपर आ गया पावर में। और इन जो मद्रास और बम्बे के जो गवर्नर्स थे इनको अब गवर्नर जनरल की माननी पड़ती थी। गवर्नर जनरल जो था उसके लिए एक काउंसिल भी तैयार की गई 4 मेंबर्स की, जो गवर्नर जनरल को क्या करेगी, असिस्ट करेगी। अब जो डिसीजन जो ये काउंसिल लेती थी 4 मेंबर्स की, ये लेती थी मेजोरिटी वोट से। मतलब ज़्यादा वोट जिस तरफ होंगे तो फैसला वही होगा। गवर्नर जनरल जो था वो सिर्फ एक कास्टिंग वोट डालता था, अगर टाई हो जाता था तो वो टाई ब्रेक करने वाला रोल प्ले करता था। फिर जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वो बंगाल से कंट्रोल की जाएंगी इंडिया में, और इन टर्न वो जो कंट्रोल कहाँ से होगा, इंग्लैंड से। अब बंगाल से कैसे कंट्रोल होगा, क्योंकि वो जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट थी बाकी सारी प्रेसिडेंसीज, तो इसलिए वो सारी प्रेसिडेंसीज पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काम करेगा और वो गवर्नर जनरल खुद किसके कंट्रोल में होगा, इंग्लैंड। अब देखें, एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा कलकत्ता पे, ये भी इसका एक प्रोविज़न था। और उसमें क्या होगा, एक होगा चीफ जस्टिस और 3 होंगे जजेस। तो एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस। अब क्या है कि इस एक्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स क्या थे कि सुप्रीम कोर्ट तो इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा मगर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया था कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक होगी कहाँ तक नहीं होगी। और कभी कभी क्या होता था, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या हो जाता था, कन्फ्लिक्ट हो जाता था कि जब दोनों एक चीज़ पे अगर फैसला सुनाएंगे, गवर्नर जनरल की कौंसिल एक फैसला सुना रही है और सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुना रही है, तो किसका फैसला माना जाएगा।
उसके बाद क्या था कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, ये कोर्ट भी इनको पुनिश कर सकता था। अब कंपनी का मेन मसला था रेवेन्यू इकट्ठा करना। तो जब सर्वेंट्स अगर कंपनी की ड्यूटीज़ को अंजाम देंगे और उनके ऊपर अगर कोर्ट एक्शन ले लेगा तो कंपनी को अपने ट्रेड करने में परेशानी आएगी। तो इसलिए ये बड़ी दिक्कत थी। उसके बाद क्या था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसको जितने भी एक्ट्स थे, उसको जो भी पास करने थे लॉ बनने से पहले, जो कुछ भी रेगुलेशंस थे जो लॉ बनने से पहले, उनको रजिस्टर कराना पड़ता था कोर्ट में। तो ये भी एक इसकी ड्रॉबैक थी। उसके बाद क्या था कि ये स्पेसिफिक नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट जो लॉ अप्लाई करेगा वो कौन से करेगा। इंग्लिश जो इंग्लैंड में लॉज लग रहे हैं वो वाले करेगा, या जो इंडिया के कस्टम्स के हिसाब से लगने चाहिए या वो लगेगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियंस जो थे उनमें रिजेंटमेंट उन्होंने शो की। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट ने कौन से लॉज अप्लाई कर लिए? इंग्लिश लॉज। वही जो इंग्लैंड में लॉ चलते थे वही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अप्लाई कर दिए, वहीं के कस्टम्स के हिसाब से। तो इसलिए इंडियंस के कस्टम्स के वो खिलाफ थे, इसलिए इंडियंस ने क्या की? रिजेंटमेंट शो की। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम बता देते हैं इस एक्ट के रिलेटेड। सबसे पहले कि ये जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स थे जो गवर्नर जनरल को असिस्ट कर रहे थे, ये तो थे 4 मेंबर। इनका जो टेन्योर था वो था 5 साल का। और इनको अपॉइंटमेंट इनकी कैसे होती थी? एक को प्रोमोट कर दिया था कहाँ से? सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी से। और 3 जो थे वो भेजे गए थे इंग्लैंड से। पहली बार की ये बात है। बाद में जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही जो हैं वो अपॉइंट करते थे। और इनको रिमूव कैसे किया जाएगा? रिमूव ऐसे किया जाएगा, रिमूव मैजेस्टी ही करेगी, ब्रिटिश क्राउन। मगर किसकी रिप्रेजेंटेशन पे? डायरेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन। कौन डायरेक्टर्स? जो कंपनी को चलाने का काम करते हैं, और जिनको चूज कौन करता है? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट के शेयर जो है होल्ड करते हैं। अब ये जो डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर्स का जो टेन्योर था ये पहले था 1 साल, तो उसको बढ़ा के कर दिया गया 4 साल। और ये भी कह दिया गया कि 1/4 मतलब हर 4 में से एक जो है वो रिटायर होता जाएगा हर साल। और एक तो टेन्योर बढ़ गया और हर एक रिटायर होगा 4 साल में, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी जो है वो रह सकती है डायरेक्टर्स की और स्कीम्स की। तो इसलिए ये था मेजर प्रोविजंस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें इन शॉर्ट हमने क्या देखा? एक ये देखा कि इसकी ज़रूरत क्या थी, दूसरा हमने देखा कि क्या क्या मेजर चेंजेस इसने लाई, फिर हमने देखा क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स थे। तो अब इसके ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट पास किया गया 1781 में। और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया गया और कहा गया कि कोई भी मैटर जो रेवेन्यू कलेक्टेड करने के रिलेटेड है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। तो उस तरीके से कंपनी के जो भी सर्वेंट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो गए। उसके बाद क्या है कि अब कोर्ट में रजिस्ट्रेशन का जो ज़रूरत थी वो भी ख़त्म कर दी गई, मगर क्रोन जो है लेजिस्लेशंस को अप्रूव करेगा, मगर कोर्ट अप्रूव नहीं करेगा। तो इसी तरीके से आने वाली वीडियोस में हम बाकी एक्ट्स भी देखेंगे, उनका भी काज देखेंगे कि क्या काज था, क्या ड्रॉबैक्स थे और उन्होंने क्या क्या मेजर चेंजेस लाई। और साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि एक्ट्स जब पास होते हैं तो साथ में हमें यह भी याद रखना पड़ता है कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे वो पास हुए। तो ये जो पहला एक्ट था ये वारन हास्टिंग्स जो था, ये तब गवर्नर जनरल बनाया गया। तो मतलब 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट किसकी प्रेजेंस में कौन था तब? गवर्नर ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग्स ही था, और इसी को क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। और थोड़ी सी बातें मैं भी कर लेता हूँ आपसे। जैसे जो भी कोई पढ़ाता है तो वो क्या करता है, लेक्चर अगर 45 मिनट्स का होता है जो डिलीवर किया जा सकता है 45 मिनट्स के अंदर, तो होता क्या है 45 मिनट्स के लेक्चर को लंबा करके बना दिया जाता है 3 घंटे का। और ये कैसे किया जाता है?
पहले तो वो 45 मिनट्स की बात होगी, फिर उसको लिखाया जाएगा, हर पॉइंट को लिखाया जाएगा। तो लिखाते 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 जो चीज़ 20 मिनट में समझाई जा सकती है, उसको लिखा लिखा कर 2 घंटे वहाँ पे खर्च दिए जाते हैं। जब 2 घंटे वहाँ पे खर्च दिए गए, लिखा के 20 मिनट का काम था, हो गए 2 घंटे 20 मिनट। उसके बाद क्या किया जाता है, बातें की जाती हैं इंटरटेनमेंट के लिए, तो 30-40 मिनट बातों में निकल जाते हैं। तो कुल मिला के 3 घंटे की क्लास होती है, और कंटेंट उसमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जो 20 मिनट में पढ़ाया जा सकता था। जैसे लेट अस सपोज इसी की मैं बात करता हूँ, यही एक्ट, अगर इसी में साथ साथ में मैं बोल बोल के डिक्टेट कर करके लिखाना भी शुरू कर दूँ तो टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि यूजुअली सीखने को तो मिलता है, मगर एट द कॉस्ट ऑफ 3 आवर्स। मगर स्टूडेंट्स की भी मेंटेलिटी है, जब तक उनको क्लास के नोट्स लिखाए नहीं जाते, जब तक उनको नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो तब तक उनको भी सुकून नहीं मिलता, उनको भी नहीं लगता कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वही जो 3 आवर्स लगते हैं, तो उसी 3 आवर्स में अगर 20 मिनट में चीज़ समझ कर 2 घंटे और 40 मिनट कोई अच्छे तरीके से रीडिंग की जाए, तो कितना कुछ बंदा पढ़ सकता है और समझ सकता है। बस ये, मगर ये नहीं है, कोई भी मेरी राय नहीं मानेगा। जो दिल करता है, जो आपका दिमाग कहता है, वही करेगा। मेरा मसला यही है कि सिर्फ मैं थोड़ा सा सोचने का तरीका आपको दूं कि सिर्फ दुनिया को देखने का एक ही तरीका नहीं होता, हज़ारों तरीके होते हैं जिसमें दुनिया को देखा जा सकता है, चीज़ों को समझा जा सकता है और प्रिपरेशन की जा सकती थी। और एक तरीका होता है बिजनेस माइंडसेट वाला, और एक होता है और तो अभी फ़िलहाल मैंने बिजनेस माइंडसेट से पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा मैं बोल रहा हूँ। तो बाद में शायद मैं भी बदल जाऊँ और मैं भी नोट्स बना के और उसी तरीके से वो मैं भी वही पैटर्न स्टार्ट कर लूँ, कोई भरोसा नहीं होता। तो बाकी ये है, ऑल द बेस्ट, पढ़ो मन लगा के। और रियलिटी ये है कि अगर सीखने के लिए पढ़ोगे तो कभी भी निराश नहीं होगे, और अगर सिर्फ नौकरी या जॉब हासिल करने के लिए पढ़ोगे तो हो सकता है कभी निराश भी हो जाओ। तो जो बंदा भी सीखने के लिए पढ़ता है, तो कभी ना कभी वो अपनी नॉलेज से जो है वो पैसा कमा ही लेता है। अगर एग्जांपल देखनी हो तो आप यूट्यूब पर विकास दिव्या कीर्ति सर को या अवध ओझा सर को देख सकते हैं। तो दोनों ने प्रिपरेशन की, मगर कैसे प्रिपरेशन की और कैसे वो इंस्टीट्यूट, कितने बड़े इंस्टीट्यूट को रन करते हैं। तो अगर आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो कभी भी मात नहीं खाएंगे, और अगर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्रेमिंग करके, रट्टा मार के नोट्स वगैरह, तो वो फिर बाद में शायद आप किसी को प्रेजेंट करके उसको पैसे में कन्वर्ट कर सको ना कर सको, वो फिर आप तक है। तो थैंक यू पेशेंस रखने के लिए। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो आप A to Z फॉर IAS को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके अपनी नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं।